55 साल का कज़िया पुराना वो दोबारा खुल गया है। मैं आपको बताऊँगा आगे जाके 55 साल का कज़िया दोबारा खुल गया है और आप कहते हैं कि कैदी मुझसे माफ़ी माँगे। वो कैदी बेचारे जो अंदर बैठे हैं, जेलों में गल सड़ रहे हैं, जो फिस्तायत का शिकार हैं, जो डिक्टेटरशिप का, जो ज़ुल्म-सितम का शिकार हैं, उनसे आप कह रहे हैं ये मुझसे माफ़ी माँगे। आपका जो इंतकाम है वो ठंडा ही नहीं हो रहा। आप पता नहीं किस दुनिया में आप रह रहे हैं और अल्लाह ताला माफ़ करे कि आपकी क्या सोच है कि आप कहते हैं मुसलसल आप एक माफ़ी माँगे, माफ़ी, माफ़ी, माफ़ी और सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर पता नहीं तो 55 साल पुराना मुकदमा खुल गया है और ये इसे कहते हैं जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीगा तो लहू पुकार रहा है और वो दोबारा कज़िया खुल गया है और पूरी दुनिया में दोबारा वापस आ गया है। आगे जाके बात करूँगा कि क्यों ऐसा हुआ है क्योंकि तो वड़ाई साहब कहते हैं कि मैं मुक्तदरा से हाथ जोड़कर यानी कि फौजी क़यादत से हाथ जोड़कर और इमरान खान के पाँव पकड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मेरा कोई ज़ाती नाद नहीं, ना मुझे माफ़ी मांगने में कोई आर है। सबसे आखिर में सबसे अहम माफ़ी जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब से, उन्हें मुझसे गिला है, हालांकि ना मेरी ऐसी कोई नीयत थी ना ख्वाहिश। तो यहाँ तक के वो कहते हैं कि जी मैं माफ़ी मांगने की तैयार हूँ। अब सोहेल वड़ाई साहब को ज़ाहिर है इस कॉलम के बाद सोहेल वड़ाई साहब की भी इस्लाह सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी और खुद अपनी भी इस्लाह करेंगे कि वो माजी करीब में बहुत कुछ लिखते रहे, बहुत कुछ काबिल एतराज़ उन्होंने लिखा और लेकिन ये बात उनको समझ आ गई है कि जनाब आप किताबों के किताबें लिख मारें जन साहब के हक में, लेकिन आपकी एक तहरीर जो है वो आपको पहाड़ के ऊपर से नीचे आपको गिरा के फेंक देगी और आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। ये वड़ाई साहब को समझ आ गई है और ये सिर्फ वड़ाई साहब को समझ नहीं आई, बहुत सारे लोगों को समझ आ गई है। इसलिए वो अब अपनी पोजीशन से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वड़ाई साहब ने तो बता दिया, उन्होंने कहा जी मैं तो माफ़ी मांग ली, उन्होंने सारों से ही माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जी मैं सबसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और इसलिए मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है और ना ही मैंने ये कोई करना है जी आगे। तो ये सारा कुछ ये किया जा रहा है और उसके बाद क्योंकि बात ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की इस्लाह होती है, तो मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी कुछ हो चुका होगा। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरी राय में इमरान खान की मुश्किलात में कभी कमी मुआफ़ी मांगे बगैर भी मुमकिन है और वो मुआफ़ी मांगे बगैर कैसे मुमकिन है? वो कहते हैं कि बस ज़रा थोड़ा-सा यूँ करें कि तनकीद करना छोड़ दें और एक खुद भी तनकीद ना करें और उसके बाद अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनको भी ज़रा कहें कि जनाब वो भी तनकीद ना करें और क्योंकि ये सारी बातें जो की जा रही हैं कि अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि जिस नहज पर कप्तान को उनका बेलगाम, बदकलाम, बदतमीज़, बदतहज़ीब सोशल मीडिया पहुंचा चुका है, वहां से वापसी मौजूदा हिकमत अमली की तब्दीली के बगैर मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि फौज के खिलाफ लड़ाई जारी रखें, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बुरा सोचें और करें। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कभी किसी ने बुरा नहीं सोचा क्योंकि वो तो अच्छी खासी मईशत छोड़ के गए थे। वो तो 6.2% तरक्की की रफ्तार थी वो छोड़ के गए थे। वो तो ज़र मुबादला बगैर कर्ज़ों के छोड़ के गए थे और वो तो सब कुछ छोड़ के गए थे और महँगाई कम थी, बेरोज़गारी कम थी, गुर्बत कम थी और पेट्रोलियम प्राइसेस कम थीं और ये सब कुछ था और कोविड के बावजूद वो तो बहुत अच्छा छोड़ के गए थे। लेकिन उसके बाद 6.2% से जो तरक्की की रफ्तार है वो माइनस 0.2 पे कौन लेके गया? यही इंपोर्टेड सरकार और यही काकड़ सरकार और यही आपकी जाली सरकार। तो इसलिए तो ये जो है फिर आप कहते हैं कि जिस नहज पर कप्तान को ये सारी बातें आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो सवाल है वो तो कप्तान तो जेल में पड़ा है। वो तो जेल की काल कोठड़ी में है 2.25 साल 2 साल और कुछ महीनों से। उस तक तो कोई सोशल मीडिया नहीं पहुंच रहा कि वो सोशल मीडिया से अपनी राय बना रहे हैं। ना ही कोई उनको डिजिटल मीडिया की सहूलत, उनको तो पाकिस्तान टेलीविजन की एक सहूलत है, उसकी भी वो चाबी जो है वो जेलर के पास है या कानून साहब के पास है कि जब चाहते हैं वो टीवी ऑन कर देते हैं, जब चाहते हैं टीवी ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए
یہ کہنا، یہ آپ اپنی ڈائریکشن سے، یہ ساری باتیں جنرل صاحب کو بتانی چاہیے آپ لوگوں کو، کہ جنرل صاحب آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن چوری ہوا، اس سے بڑا ڈاکہ کوئی اور ڈل سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی آئین سے انحراف اور ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے کروڑوں ووٹرز کا ووٹ چوری کر لیا اور وہ ووٹر اب آ کے احتجاج بھی کرتا ہے، نعرہ بھی لگاتا ہے، تو آپ مقدمہ درج کر دیتے ہیں۔ آپ چھوٹی بچی اگر مٹھائی تقسیم کرتی ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ انتقام ہو سکتا ہے؟ ان سارے انتقامی رویوں کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سوشل میڈیا کا کیا دھرا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا کیا دھرا نہیں ہے، یہ پچھلے 3.5 سال سے، اور خاص طور پہ پچھلے 3.25 سال سے جو پاکستان میں انتقام کی جو آگ بجھائی جا رہی ہے، یہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہر کیوں 55 سال مقدمہ کون سا کھلا ہے، اور وہ مقدمہ کھلتا ہی رہے گا۔ ابھی یحییٰ خان پہ کے بارے میں شہید ارشد شریف نے ٹویٹ کی، جنرل باجوہ صاحب کو بہت برا لگا، صرف اتنا بتاؤں گا، اور وہ غصے سے پاگل ہو گئے، اور اس لیے اس کے بعد انہوں نے آخری سپیچ میں واحد جنرل باجوہ تھے جنہوں نے آخری تقریر میں اپنی یحییٰ خان کا ڈیفینڈ کیا، اور یحییٰ خان کا ڈیفینڈ کر کے انہوں نے پورے وہ زخموں میں مزید نمک چھڑک دیا۔ پاکستان کو 2 لخت کرنے والا اور 90,000 فوجیوں کو سرنڈر کرانے کا حکم دینے والا، کیونکہ جو مشرقی پاکستان میں فوجی تھے، سپاہی تھے، ان کو کون حکم دے رہا تھا؟ تو لہٰذا اس پہ بھی اگر تنقید ہوتی ہے تو جنرل نے سرنڈر کیا تھا، کسی فوجی جوان اور سپاہی نے نہیں، وہ تو جنرل صاحب جو ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ سرنڈر کریں۔ تو وہ کٹا جو ہے وہ دوبارہ کھل گیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں آپ یہ دیکھیں 15 سال حسینہ واجد، اس کا تختہ الٹ دیا گیا، بھاگ گئیں، سب کچھ ہو گیا، اور وہاں پہ اب جو ہے پاکستان دوست حکومت ہے، اور خالدہ ضیاء صاحبہ جو بہت طویل عرصے سے جیل میں تھیں وہ رہا ہو گئی ہیں، اور بری حکومت ہے، الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، اور اگلے سال وہاں پہ الیکشن ہے، تو اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں وہاں پہ، اور نائب وزیر اعظم ہیں، اور وزیر خارجہ بھی ہیں، اور سمدی بھی ہیں، وہ جاتے ہیں، جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کی اچھی خدمت مدارت کی جاتی ہے۔ لیکن جو اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے، ڈھاکہ سے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، وہ بڑا، کیونکہ یہ سانحہ مشرقی پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو بننے کو یہ ہو گئے ہیں پورے 55 سال، 54 سال، یا بھی دسمبر میں 55 سال ہو جائیں گے پورے۔ تو میں آپ کو سناتا ہوں جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ڈھاکہ سے جو اعلامیہ جاری کیا، ڈکلیریشن، وہ کہتے ہیں، باقی ساری باتیں کر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غور سے سنیے گا، روہنگیا نسل کشی کی 8ویں برسی اور دہائیوں پر محیط ظلم و ستم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، اور میانمار میں ان کے آبائی وطن میں نسل کشی کے نتیجے میں جبری بے دخلی کے تناظر میں بنگلہ دیش نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی جلد محفوظ رضاکارانہ باعزت وطن واپسی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے۔ یہ اب انہوں نے، بنگلہ دیش نے روہنگیا میں مسلمانوں کی نسل کشی کی ذکر کیا ہے، 8ویں برسی کا ذکر کیا ہے، ظلم و ستم کا ذکر کیا ہے، اور نسل کشی کے نتیجے میں جبری بے دخلی کا ذکر کیا ہے، اور روہنگیا کے مسلمانوں کی جلد محفوظ رضاکارانہ واپسی کا ذکر کیا ہے، باعزت وطن واپسی۔ اس کے بعد اگلا پہرا ہے، اس میں انہوں نے دونوں ممالک نے اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے فلسطینی عوام، غزہ پٹی، مغربی کنارے میں جاری نسل کشی، سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بھوک افلاس پر مبنی مہم کی شدید مذمت کی ہے، اور عالمی برادری سے اپیل کیا ہے کہ وہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے قیام کے لیے فوری اقدامات کریں، اور اسرائیل کو اس کے جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ کیا۔ تو یہاں پہ آ گیا، یہ بات آ گئی، پہلے روہنگیا میں نسل کشی کا ذکر کیا، پھر
फलस्तीन में नस्ल कुशी का जिक्र किया, और उसके बाद अगले पैराग्राफ में बांग्लादेश की हुकूमत क्या कहती है। 1971 में पाकिस्तान की जानिब से किए गए कत्लेआम पर बाज़ाब्ता सरकारी मुआफ़ी, असासों की तकसीम और 1970 के समंदरी तूफान के मुतासरीन के लिए दी जाने वाली गैर मुल्की इमदाद की मुंतकिली, फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी जैसे तवील अरसे से हल तलब मसाइल पर गुफ्तगू की। बांग्लादेश ने इन मामलात के जल्द हल पर जोर दिया ताकि पायदार और मुस्तकबिल की तरफ देखने वाले दो तरफा ताल्लुकात के लिए मजबूत बुनियाद रखी जा सके। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अगर आपने दो तरफा ताल्लुकात कायम करने हैं, मजबूत बुनियाद रखनी है और पायदारी चाहते हैं मुस्तकबिल में, तो फिर क्या करना चाहिए? आप 1971 में के कत्लेआम, जेनोसाइड का उन्होंने नस्लकुशी 1971 में उन्होंने कहा जो जेनोसाइड किया उस पे आप बाज़ाब्ता सरेआम सरकारी मुआफ़ी मांगे। ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है, और इस वक्त प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उधर एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं है और प्रो इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, शेख हसीना वालिद की हुकूमत नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि 1971 का जो कत्लेआम हुआ, जो जेनोसाइड हुआ, जो नस्लकुशी की गई बंगालियों की, जो ऑपरेशन हुआ, उस पे बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी आम मुआफ़ी मांगी जाए, सरेआम सरकारी मुआफ़ी मांगी जाए, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा जो 1970 में जो हुआ था, समंदरी तूफान आया था, यानी कि जब बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान था, उस वक्त जो आपको इमदाद मिली थी मुतासरीन के लिए, वो इमदाद आप हमारे हवाले करें, क्योंकि 71 में पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया था। एक साल पहले जो इमदाद आई थी वो भी आप हमारे हवाले करें, फिर असासे तकसीम करें, दोनों मुल्कों के जो असासे हैं वो तकसीम करें। तो ये सब कुछ हुआ है। तो इसलिए मुआफ़ी जब आप कहते हैं एक बेगुनाह कैदियों से आप कहते हैं कि मुआफ़ी मांगे और मुआफ़ी मांगे बगैर गुजारा नहीं होगा, तो फिर अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज़ है। वो फिर 55 साल का मुकदमा दोबारा खोल के आपके सामने रख देती है कि जनाब हुज़ूर वाला, ये है आपके खिलाफ मुकदमा, ये आपने जराइम किए थे, ये आपने हरकत फरमाई थी। तो याहिया खान को आप ओन करते हैं। आपको चाहिए ये था कि याहिया खान को आप कब्र में उसका कोर्ट मार्शल करते, याहिया खान का कोर्ट मार्शल करके उससे सारे एजाज़ात छीनते और छीन कर उसको कब्र में डालते। तो ये तो था उस वक्त, अगर विजन होता, दूर अंदेशी होती, तो ये फैसला करते। आज भी उसका कोर्ट मार्शल करना चाहिए, उसे मरे हुए जर्नैल का उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उससे सारे एजाज़ात छीन लेने चाहिए। और उसने जो जुल्म किया, क्योंकि वरना आने वाली नस्लें, ये बात मैं अक्सर कहता हूं कि आप ये सब कुछ करके चले जाएंगे, भुगतना आने वाली नस्लों को है। जो जनरल मुशर्रफ ने फसल बोई, वो आगे आने वाले फौजी अफसरों ने और जर्नैलों ने उस फसल को काटा है और वो उनका सामना करना पड़ा है। जो जनरल ज़िया ने बोया, उनको आने वालों ने ये सब कुछ करना पड़ा। तो इसलिए जनरल कैनी साहब ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के जो चीज़ें हैं उनको साफ की थी और वो बारूदी सुरंगें हटाई थी, खारदार झाड़ियाँ हटाई थी, अवाम और फौज एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन जनरल बाजवा और जो आसिम मुनीर साहब ने वो सारी की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है और कहते हैं कि जनाब हमसे माफ़ी मांगो तो जीने का हक है, अगर नहीं मांगोगे तो जीने का हक नहीं है। तो ये हो नहीं सकता, आज तक ना कभी हुआ, ना आइंदा होगा।